द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनीश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों। कल बाजार में एक करिश्मा हुआ है, इसको करिश्मा ही कहना पड़ेगा। ऐसे अवसर साल में एक आध बार आते हैं। मतलब बाजार 1200 पॉइंट टूट चुका था। इंडेक्स सुबह सेंसेक्स IT 500 पॉइंट टूटा हुआ था और निफ्टी करीब 250 पॉइंट टूटा हुआ था। मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया उनको देख करके फिगर्स को, और आपको बोलिए मैंने मेरे वीडियो में, लेकिन मैं वीडियो बना चुका, शूट कर चुका, उसके बाद जाके मैंने देखा है तो सरप्राइज हो गया। मतलब एवरीथिंग वाज इन ग्रीन। 800 पॉइंट बढ़ा हुआ था सेंसेक्स, IT निफ्टी करीब 250-300 पॉइंट बढ़ा हुआ था और निफ्टी भी बढ़ा हुआ था 180 पॉइंट। आई सरप्राइज टू नोट। तो ये घटना मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको। और FI ने कल माल खरीदा है 2300 करोड़ रुपए का और DI ने सिर्फ 700 करोड़ का बेचा है। तो ये इस बात को शो करता है कि बाजार के अंदर इनहेरेंट यानी अंदरूनी रूप से बाजार में ताकत आ गई है। कॉरपोरेट सेक्टर की जो सेकंड क्वार्टर की वर्किंग खराब आई थी उसमें निश्चित रूप से सुधार है। कारण क्या है कि IIP के आंकड़े ठीक आए हैं, IIP ठीक आया है और आपके जो इन्फ्लेशन के डाटा ठीक आए हैं। इस तरह से ये और CPI ठीक आया है। इन्फ्लेशन के डाटा CPI के डाटा हो गए वो, और ये IIP ठीक आया है ना। तो अंडर दी सर्कमस्टेंसेस, दूसरी बात, स्टील का प्रोडक्शन बढ़ा है 7%। सीमेंट की प्राइसेस बढ़ गई हैं, वरना बढ़ नहीं पा रही थी। बढ़ी हुई प्राइसेस सस्टेन कर रही हैं सीमेंट में। ये पहले बढ़ाते थे 10-5 रुपये बढ़ाए, एक आध बार कोशिश की, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाए। अब की बार सस्टेन कर रही हूँ प्राइसेस। तो इसका मतलब जो कोर सेक्टर के अंदर एक डिमांड रेसिशन की संभावना बन गई थी, थोड़ा बहुत आया भी था रेसिशन, नाउ दैट हैज इम्प्रूव्ड। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप चाहे जो शेयर खरीद डालें। खरीदारी में बहुत सावधानी की आवश्यकता है। बहुत नाप तोल करके, बहुत चेक करके, संभल के खरीदिए आप। इसका मतलब ये नहीं स्टील के शेयर खरीद ले। कल उसके बावजूद भी स्टील के शेयरों की क्या हालत थी मार्केट में, तो सुधार के बावजूद भी निफ्टी मेटल गिरा हुआ था, और वो भी उस हालत में गिरा हुआ था जब अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर चढ़े हुए थे। निफ्टी मेटल में अडानी एंटरप्राइजेज का शेयर शामिल है, फिर कॉपर, हिंदुस्तान कॉपर, हिंडाल्को, ये शेयर भी शामिल थे जिनकी दशा इतनी खराब नहीं है। मतलब इनकी दशा ठीक है। सबसे ज़्यादा जो खराब स्थिति में है वो स्टील है। मतलब और स्टील क्यों है खराब कि एक तो प्रोडक्शन बहुत है। चाइना के अंदर 100 करोड़ टन से भी ज़्यादा प्रोडक्शन है, और चाइना का खुद का कंजम्पशन अब इतना रहा नहीं। मतलब तो वो इंटरनेशनल मार्केट में माल फेंकता है, किसी भी रेट पे ले लो उससे। मतलब ऐसी सूरत में इंडिया में इंपोर्ट होता है, इंडिया में डंपिंग करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पर कोई हैवी ड्यूटी लगाती नहीं। थोड़े दिन पहले ड्यूटी लगाई थी, 3-4 महीने पहले, 2-3 महीने पहले ड्यूटी लगाई थी, लेकिन वो केवल मात्र सीमलेस पाइप पे लगाई थी। मतलब स्टील, बेयर स्टील पे जो सरिये थे, गर्डर्स हैं, मतलब ये जो टोर स्टील है, TMT सरिया जो है, इन पर कोई ड्यूटी नहीं लगाई थी। और बार बार ये कहना मीडिया मैन के द्वारा कि चाइना में पैकेज आ गया, अब स्टील सुधर जाएगा, सिर्फ ये केवल मात्र टिकाने वाली बात है। टाटा स्टील को 154-55 ले गए थे, वापस 145 रुपये आ गए। ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि ऑपरेटर अपना माल, ऑपरेटर फंसे हैं स्टील शेयरों में, अपना माल पब्लिक को पिला रहे हैं धीरे धीरे। तो खैर, जो भी आपकी इच्छा हो करो। मैंने जो इंटरनल, जो एक बहुत हिडन बात थी इसकी, वो मैंने आपको बताई है। अब आप जैसा भी चाहें करें, ये आपका आउटलुक है, आपका पैसा है, आपका निर्णय है, जो मर्जी आए सो करें। इन चीज़ों के रिजल्ट आते हैं 1.5 साल, 1.5 साल, 2 साल बाद पता पड़ता है। मार्केट में ऑपरेटर्स इतनी चालाकी से खेलते हैं, आपको पता ही नहीं पड़ने देंगे। मैं आपसे बता रहा हूँ। और जब 2 साल बाद देखेंगे आपको ये क्या हुआ, कुछ नहीं बचेगा उस पर, कुछ भी नहीं कर पाओगे आप। इतना असहाय और असमर्थ कर देते हैं, इतना पंगु बढ़ा देते हैं इन्वेस्टर को, फंसा के ना तो खरीद सकता है, ना बेच सकता है, ना एवरेज कर सकता है। तो दैट्स ऑल। अब आज जो विचार करेंगे हम,
आज एक ऐसे सेक्टर पे विचार करेंगे, उस सेक्टर पे मैंने आज के 2-2.5 महीने पहले भी वीडियो बनाया था और उस समय भी बढ़त आई थी शेयरों में, उसके बाद भी काफ़ी बढ़े थे वो शेयर और अभी भी काफ़ी बढ़ रहे हैं। और बढ़त की संभावना 2 कारणों से प्रबल हो जाती है। एक तो बांग्लादेश जो कि गारमेंट का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर के रूप में इमर्ज हो रहा था, वो गारमेंट में बांग्लादेश की स्थिति खराब हो गई। गारमेंट बिकना कुछ नहीं है वहाँ पर, प्रोडक्शन क्या, फैक्ट्रियों को जला दिया उन्होंने, मतलब ये कह के कि ये मैडम शेख हसीना के आदमियों की फैक्ट्री थी, जला दिया उन फैक्ट्री में। कोई भी आदमी एग्रीमेंट करने को तैयार नहीं है, कोई आदमी रॉ मटेरियल देने को तैयार नहीं है उनको। अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज दे विल नॉट बी एबल टू एक्सपोर्ट देयर प्रोडक्ट, गारमेंट एक्सपोर्ट टू अदर कंट्रीज। दूसरी बात है, अमेरिका में जो रिटेल चेन्स के अंदर प्रॉब्लम आ गई थी, वो रिटेल चेन्स की प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट होने जा रही है, क्योंकि वो ब्याज की रेट बढ़ने के कारण रिटेल सेल थोड़ा प्रेशर में थी। नाउ दैट इज इम्प्रूविंग, ब्याज की रेटें घट रही हैं और घटेंगी। अभी 17-18 तारीख को फेड बैंक की मीटिंग है एमपीसी की, उसमें 18 तारीख को 99% चांसेज आर देयर कि 0.25% मोर इंटरेस्ट विल बी रिड्यूस्ड इन द फोर्थकमिंग मीटिंग। तो ऐसी सूरत में दोस्तों, मेरे ख्याल से जो गारमेंट एक्सपोर्ट के शेयर हैं, उन शेयरों में निश्चित जान आई भी है। मतलब ऐसा नहीं जान नहीं आई, मेरे बताने के बाद भी जान आई है निश्चित रूप से। मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं केवल मात्र आपको एनालिसिस करके बताता हूँ, आने वाले अवसरों के बारे में चेताता हूँ। खरीदना न खरीदना ये सब आपका आउटलुक है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय करके खरीदारी करें। मेरा कोई स्टेक नहीं है, मेरा कोई लालच नहीं है, मैं किसी ब्रोकर का आदमी नहीं हूँ, मैं किसी कंपनी का आदमी नहीं हूँ, किसी को लेना देना नहीं। मैं भी आपकी तरह एक इन्वेस्टर हूँ। वो एक अलग बात है कि मेरे इन्वेस्टमेंट की साइज क्या हो, ज़्यादा है कम है, दैट इज ए डिफरेंट इशू। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है ज्ञान से, किस आदमी को कितनी नॉलेज है। तो अब चलते हैं, 3 कंपनियों का हम कंपैरिजन करेंगे आज। 3 कंपनियों में कौन सी है? केपीआर मिल, पर्ल ग्लोबल और गोकुलदास एक्सपोर्ट्स। ये 3 कंपनीज हैं, लीडिंग कंपनीज है। रेमंड वगैरह ये जो है, वर्धमान वगैरह, उनके बाद ये 3 कंपनीज आती है इस कैटेगरी में। और ये बहुत, इनकी जो गारमेंट की क्वालिटी है दैट इज फार सुपीरियर इन नेचर। ये तीनों तरह के गारमेंट बनाती हैं तीनों कंपनियां, आउटवियर, एक्टिव वियर एंड फैशन वियर। ये 3 कैटेगरीज हैं, मतलब जो यूज़ करने के लिहाज से। भाई पार्टी वियर कहते हैं ना, पार्टी वियर है, कैजुअल वियर है, होम वियर है, हाउस वियर है ना। इस तरह से ये 3 कैटेगरीज में इनको बांटा है। आउटवियर का मतलब बाहर पहनने के लायक, एक्टिव वियर जब आप वर्क करने जाएं, जब ड्यूटी पर जाएं, अपने ऑफिस जाएं जब है, और फैशन वियर जब पार्टी में जाएं तो आप पार्टी में फैशन की चीज पहने आदमी। मतलब दिस इज द पोजीशन। तीनों कंपनियां, और तीनों कंपनियां नीटेड और फैब्रिक, तीनों कंपनियां नीटेड गारमेंट और फैब्रिक गारमेंट, दोनों तरह के गारमेंट बनाती हैं। दोनों की क्वालिटी फार सुपीरियर है, इंटरनेशनल मार्केट में, दुनिया की हर देश में एक्सेप्टेबल है। तो हम चलते हैं, सबसे पहले केपीआर मिल की बात करते हैं। तीनों को कंपेयर करेंगे, इनका कंक्लूजन बताएंगे, इनके डाटाज बताएंगे। तो केपीआर मिल की बात करते हैं। केपीआर मिल का मार्केट कैपिटलाइजेशन 36,928 करोड़ रुपए है। इसका प्राइस आज की तारीख में 1,080 करोड़ है, 1,080 रुपये है, सॉरी 1,080 रुपये। जब मैंने पहले वीडियो बनाया था उस समय 800 रुपये का रेट था, और इसका प्राइस रेंज रहा है 700 रुपये से 1,100 रुपये के बीच में। ये शेयर कब 1,500 हो जाए, 2,000 हो जाए, कोई पता नहीं। इस कंपनी के अंदर शुगर मिल भी है, उसमें एथेनॉल भी बनाते हैं, और इनका प्राइस अर्निंग रेशियो इस कंपनी का 45.6। सेल्स टीटीएम ट्रेलिंग 12 मंथ्स की जो सेल है 6,028 करोड़ रुपए थी, और FY 23 की सेल 6186 करोड़ रुपए थी। तो सेल में बढ़त नहीं आई है। उसका कारण है कि एथेनॉल का जो प्रोडक्शन था, इट वाज स्टॉप्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये अक्टूबर में चालू किया गया है। ये जो वर्किंग दिख रही है ये सितंबर तक शामिल है TTM में। अच्छा, अब और
एक्सपोर्ट में भी वाकई कोई बहुत बड़ी बढ़ोतरी नहीं हो पाई, क्योंकि अब शुरू हो रहा है ये तो कैंपेन। बांग्लादेश भी अभी डैमेज हुआ है, इंटरेस्ट की रेट भी अभी घट रही है। दिस इज रीजन बिहाइंड दैट। प्रॉफिट 809 करोड़ रुपए, पिछले साल 814 करोड़ रुपए था FY 23 में। FY 23 में 814 करोड़ और इस साल TTM में 809 करोड़ रुपए। प्रॉफिट हल्का सा घटा, वो एथनॉल का चक्कर बता दिया मैंने। और ग्रोथ रेट आप नील किया है मैंने, ग्रोथ रेट इज नील एज ऑन टुडे, बट it will resume, the growth rate will resume and at least 15% ग्रोथ आना इसमें बहुत मामूली बात है, चूंकि करीब 3 साल से आप सिंस कोरोना ही मान लीजिए, सिंस कोरोना ये डंप पड़ी हैं ये कंपनियां। अच्छा, अब इक्विटी 34 करोड़ की इक्विटी कोई बड़ी नहीं है, फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है। और इनके जो मार्जिन है वो हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री है, वो 20% का मार्जिन अभी प्रेजेंट है, पहले 21 था, 1% मार्जिन में कमी आई। एथेनॉल को मान लीजिए कुछ तो कारण और कुछ थोड़ा सा डिमांड में थोड़ी कमी थी। और मैं एक ही बात कहता हूँ कि किसी भी शेयर को जब खरीदो जब वो थोड़ा सा ठंडा पड़ा हो। अच्छी कंपनी है ये, द लीडिंग कंपनी है, इसको सेवरल मैगजीन्स ऑफ द वर्ल्ड, सेवरल बिजनेस मैगजीन्स ऑफ द वर्ल्ड हैव गिवन ए अवार्ड टेलिंग दैट इट इज अमंग द लार्जेस्ट गारमेंट एक्सपोर्ट कंपनीज ऑफ इंडिया। अच्छा, अब इनका फुल्ली इंटीग्रेटेड प्लांट है, राइट फ्रॉम स्पिनिंग टू वीविंग, स्टिचिंग, कटिंग, डाइंग, प्रिंटिंग, एवरी वर्क दे आर डूइंग इन द इंटीग्रेटेड प्लांट एट तिरुपुर, चेन्नई। KP स्वामी जो है, KP रामास्वामी जो है, इसके प्रमोटर हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चेयरमैन है। इज ए वेरी डायनेमिक मैन। और ये तो इसकी बात रही है, मतलब लार्जेस्ट है वाकई, इन तीनों में सबसे लार्जेस्ट यही है। अब चलते हैं पर्ल ग्लोबल। पर्ल ग्लोबल जो है इसका मार्केट कैप 5926 करोड़ रुपए है, यानी KPR मिल की तुलना में 20% है, 1/5 ऑफ द KPR मिल सो फार द साइज इज कंसर्न। उसका 1 पेड अप शेयर 1050 रुपये भाई, 1080 रुपये है। इनका 5 पेड अप शेयर जो है वो 1291 रुपये। और पर्ल ग्लोबल की जो प्राइस रेंज रही है शेयर की, वो रही है 522 से 1341। नाउ इट हैज टेकन सम करेक्शन। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि पर्ल ग्लोबल की रेट्स बढ़ी हैं शेयर की, और कंपनी में ग्रोथ भी आई है। उसका कारण था कि KPR मिल US को एक्सपोर्ट करता है, और ये जो पर्ल ग्लोबल है ये US को करते तो हैं लेकिन वो बहुत कम है। इनका जो एक्सपोर्ट था वो गल्फ कंट्रीज़ को था, और साउथ ईस्ट कंट्रीज़ को था, लाइक सिंगापुर, इंडोनेशिया, हांगकांग, मलेशिया, इन कंट्रीज़ को इनका एक्सपोर्ट था, और एक ये गल्फ कंट्रीज़ को था एक्सपोर्ट। तो उस कारण इनका बिजनेस थोड़ा चलता रहा और KPR का बिजनेस थोड़ा सा ठप रहा। बट नाउ द बिजनेस इज गोइंग टू रिज्यूम, ग्रोथ इज गोइंग टू रिज्यूम इन KPR। मैं कोई पैरवी नहीं कर रहा हूँ, मैं जो दूध का दूध पानी का पानी कह रहा हूँ उसको। अच्छा जी, अब इनकी 24,000 वर्कर्स हैं, इसमें 32,000 स्किल्ड वर्कर्स हैं, मतलब पर्ल ग्लोबल में। और ये एक्सपोर्ट किन किन कंट्रीज को बता ही दिया। अब इसके फाइनेंशियल डेटा पे विचार करते हैं। P रेशियो है 29.7, KPR का 45.6 था, इसमें कोई दो राय नहीं, कुछ ज़्यादा है, लेकिन उसकी वैल्यू ज़्यादा है, उसकी मार्जिन ज़्यादा है, बिकॉज दैट इज ए इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट एंड एक्सपोर्टिंग टू USA। अच्छा, इसका जो सेल्स है वो TTM सेल 3836 करोड़ रुपए, और FY 23 में 24 इसलिए नहीं देता हूँ, 24 देंगे तो फिर वो बैठता नहीं। लेटेस्ट लो फिगर, लेटेस्ट में भी 12 मंथ्स हैं, ट्रेलिंग 12 मंथ्स TTM का मतलब है ना। तो 3158 करोड़ रुपए की सेल थी FY 23 में। तो सेल में ग्रोथ आई है, सेल में ग्रोथ आई है। अच्छा, अब देखते हैं, ग्रोथ आई है और इसकी ग्रोथ रेट 30.71% आई है सेल में।
और इक्विटी 23 करोड़ है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन केवल मात्र 9% है। दैट इज ए वेरी पुअर मार्जिन। 20% है केपीआर का। इस मंदी में भी 20% मेंटेन करिए केपीआर, तो देर इज सम कैपेबिलिटी बिहाइंड दिस। नेगेटिविटी कुछ नहीं आई है, थोड़ा बहुत बढ़ाई है ये मतलब। अच्छा साहब, 22 मैन्युफैक्चरिंग सेंटर मतलब 22 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। 8 कंट्रीज में, अक्रॉस द वर्ल्ड का मतलब 8 कंट्रीज में 22 मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज हैं इनकी। और ये केवल मात्र स्टिचिंग का काम करते हैं, ये फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग का या नीटिंग, वीविंग, डाइंग, प्रिंटिंग का कुछ नहीं करते। दे आर बाइंग रेडीमेड फैब्रिक्स, रेडी फैब्रिक्स फ्रॉम द मार्केट एंड कट एंड स्टिच दैट। कटिंग, स्टिचिंग एंड पैकिंग का ही काम करते हैं, दैट्स ऑल। तो इनका काम इसीलिए मार्जिन बहुत कम है, क्योंकि जो कपड़ा बनाने का मार्जिन था वो गया, डाइंग प्रिंटिंग का मार्जिन गया, नीटिंग का गया, नीटिंग एंड स्पिनिंग वो सारा मार्जिन चला गया ना। जबकि केपीआर तो फुल्ली इंटीग्रेटेड मिल है, मतलब खुद से कुछ कर देगी केपीआर मतलब। लेकिन बात तसल्ली की है, तो ये आपका निर्णय होगा कि आप जो भी खरीदना चाहें, नहीं खरीदना चाहें, ये आपका डिसीजन है, मेरा कोई सजेशन नहीं है। अच्छा, अब गोकुलदास एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं। गोकुलदास एक्सपोर्ट के भी 24,000 एम्प्लॉइज हैं मतलब, और इसके भी प्लांट दुनिया के अंदर कई जगह फैले हुए हैं। और ये भी मैन, वुमेन, चिल्ड्रन सबके लिए बनाते हैं। आउटवियर भी बनाते हैं, एक्टिव वियर भी बनाते हैं, फैशन वियर भी बनाते हैं। और इनका जो मार्केट कैप है वो 8,579 करोड़ रुपए है, यानी 1/4 ऑफ केपीआर मिल। सो फार साइज इज कंसर्न, द वैल्यू ऑफ द मार्केट, मार्केट जो वैल्यू देता है, मार्केट जो नंबर देता है उस शेयर को, पी रेशियो देता है, वो सैकड़ों फैक्टर्स को देता है। द क्वालिटीज ऑफ द प्रोजेक्ट, क्वालिटी ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट, इन सब चीज़ों को देखता है, टेक्नोलॉजी को देखता है, इंटीग्रेशन को देखता है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, डाइवर्सिफिकेशन, ऑल दीज पॉइंट्स आर एग्जामिन्ड बाय द मार्केट while awarding the P ratio. गोकुलदास एक्सपोर्ट 8579 है इसका मार्केट कैप, 1200 रुपये का प्रेजेंट रेट है, और 5 फेस वैल्यू का शेयर है, 5 रुपीज़ फेस वैल्यू है इसके शेयर की। और इसने 683 से 1210 के बीच में दौड़ लगाई है, अभी 1200 रुपये है, हाईएस्ट रेट पर है, ये पीक रेट पर है। इसमें कोई दोष नहीं कि ये जो इसका जो एरिया ऑफ बिजनेस है, जो एक्सपोर्टिंग सेंटर्स, एक्सपोर्ट जो जिन कंट्रीज को करता है, वो वही कंट्री है जहाँ पर ग्लोबल एक्सपोर्ट करता है। ख़ास तौर से ये जो साउथ ईस्ट एशियन और गल्फ कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते हैं। अब आउटवियर, एक्टिववियर एंड फैशन वियर, तीनों तरह के कपड़े बनाते हैं ये, तीनों पर्पज से मतलब। अच्छा, अब देखते हैं, इसका पी रेशियो 66 है, और केपीआर मिल का 45 था। केपीआर मिल का पी रेशियो 45 है, इससे कम है, फिर भी उसके बावजूद भी कम है। इसकी सेल 3225 करोड़ रुपए है, सेल भी कम है केपीआर मिल से। और 2222 करोड़ से ये जो FY 23 की सेल थी 2222 करोड़ रुपए थी, तो इसमें कोई दायरा नहीं, 50% की सेल में ग्रोथ आई है। लेकिन प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं आई, प्रॉफिट घट गया है, मतलब प्रॉफिट घट गया। 173 करोड़ था FY 23 का, अभी 130 करोड़ प्रॉफिट आया है। इट्स ए बिग ब्लो टू द कंपनी। लेकिन भविष्य की संभावनाओं के कारण कोई इंटरेस्ट का बर्डन बढ़ा है, डेप्रिसिएशन का बर्डन बढ़ा है, चूँकि इन्होंने एक्सपेंशन किए ही हैं भी, इस कारण से थोड़ा है, वो कोई चिंता का विषय नहीं है, इससे बढ़ जाएगा मतलब, है ना। अब आप इक्विटी 36 करोड़ है, इक्विटी कोई बहुत बड़ी नहीं है, इन तीनों कंपनियों की छोटी नॉर्मल इक्विटी है। 5 फेस वैल्यू का शेयर है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसके भी 9 से 11% के बीच में, अभी 9 है, पहले 11 थे, इसी कारण से प्रॉफिट गिरा है, सेल बढ़ने के बावजूद गिरा है। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज में फ्रेंड्स, मेरी जो कुल मिला के कंक्लूजन है इतनी बातें बताने के बाद, केपीआर मिल इज द बेस्ट अमंग ऑल दीज थिंग्स। एक वर्धमान टेक्सटाइल और है, उसके ऊपर भी एक दिन वीडियो बनाएंगे, थोड़ा सा रुक के बनाएंगे। अभी आप इनका 3 का असर देखिए, और 17 तारीख 18 तारीख को ब्याज पर जो
जेरम पावेल साहब क्या निर्णय लेते हैं, एमपीसी में क्या निर्णय होता है। एमपीसी करती है, मेजोरिटी से डिसीजन होता है, वो कोई एक आदमी के हाथ में नहीं है। जेरम पावेल साहब कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसी सूरत में उसके बाद उस पर भी वीडियो बना देंगे, चर्चा कर लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी इतना ही रहने देते हैं, ये वीडियो यहीं चर्चा को समाप्त करते हैं। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।